शहर में। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। संजय जी, आज 2-3 विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ हैं या ममता बनर्जी के साथ हैं? क्योंकि जो लुटियन मीडिया है और जो मीडिया का एक पार्ट है, वो कन्हैया कुमार से लेकर के जिग्नेश मेवाणी तक की कांग्रेस में भर्ती का श्रेय प्रशांत किशोर की सलाह को दे रहा था। इसके अलावा पंजाब में जो कुछ हुआ है, उसके पीछे भी प्रशांत किशोर की सलाहों को श्रेय दिया जा रहा था। लेकिन आज उनका जो बयान आया है और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि वो जो ममता बनर्जी ने सुबह अपने मुखपत्र जगो बांग्ला में लिखा है, बिल्कुल उसी को अंडरलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में नाकाम रही है और अब पूरा देश जो है वो टीएमसी की तरफ देख रहा है। यानी वो केंद्र में खुद को रख करके और कांग्रेस के तमाम प्रयासों को रिजेक्ट कर रही है या दावेदारी को भी रिजेक्ट कर रही है 2024 को लेकर के। तो प्रशांत किशोर जो कहा कि जो लोग या पार्टियां ये सोच रही हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सारे विपक्ष की तुरंत वापसी होगी, वे गलतफहमी में हैं। उनको निराशा ही हाथ लगेगी। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जड़ों और उनकी संगठनात्मक संरचना में बड़ी कमियां हैं। फिलहाल इस समस्या को का कोई समाधान भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। ये इसमें दो चीज़ें मुझे दिखती है कि पहली चीज़ जो है वो मुझे लगता है वो और भी एक महत्वपूर्ण, और वो है कि लुटियंस मीडिया को कुछ पता नहीं होता बिल्कुल। और वो कद्दू में तीर मारती रहती है और उसका कोई परिणाम निकलता नहीं है। यूं ही जो है वो पतंगबाजी करते रहते हैं इधर और कोई आइडिया नहीं होता। आप मैं इसका सबसे उत्तम उदाहरण देखता हूँ जो इनकी दरबारी पत्रकार है। से हमें यहाँ एक पत्र निकलता राष्ट्रदूत में, कई बार आप उसकी चर्चा करता रहता हूँ, उसमें रेणु मित्तल जी लिखती है। वो रेणु मित्तल जी का आप देख लीजिए, मतलब इतना उत्साह से भरा हुआ था। अब कोई भी ऐसा पत्रकार जो उत्तर प्रदेश के और इसे जो इस पूरा का पूरा ये लखीमपुर का थोड़ा भी कुछ जानता वो इस तरह की बात नहीं करेगा। और मुझे लगता है दूसरी बात, पहली बात मैंने ये कि लुटियंस मीडिया का कुछ पता नहीं होता है, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जब इनका ये पूरा का पूरा लखीमपुर प्रकरण देखा तो प्रशांत किशोर ने अपना सिर पीट लिया होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर बाकी सब ठीक है जो भी वो करते हैं प्रोफेशनल, लेकिन मुझे लगता है कि उनको राजनीति की समझ है। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया होगा क्योंकि उनकी ये समझ में नहीं आया होगा कि ये जो कांग्रेस कर रही है लखीमपुर खीरी में, तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है या उत्तर प्रदेश में पंजाब का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। एग्जैक्टली। अब मैं चूंकि मेरा गृह जिला लखीमपुर में जाता हूँ, लखीमपुर अच्छे तरह से, और ये भी पता है कि गत कई वर्षों से ये जो पूरा का पूरा यहाँ का जो लोग इस तेजेंद्र सिंह विर्क के पीछे जो आए थे वो क्षेत्र, वो पिछले कई वर्ष से बीजेपी के साथ तो है और काफी दिनों से वो अजय मिश्रा को तंग कर रहे थे। और जो आपने सुना होगा जिस बयान की बात की जा रही है, वो बयान भी पूरा का पूरा दिखाई नहीं जा रहा है। वो बयान असलियत में ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो वहाँ जो लड़का था जो वहाँ से आगे था, वो कुछ दिनों पहले पुलिस चक्कर में फंसा हुआ था किसी लड़की को भगा के चक्कर, और उसने उस समय उसके पिता ने अजय मिश्रा से मदद मांगी थी। अजय मिश्रा जी ने उसकी मदद की थी। तो वही तो बताते कि पता तुम कौन हो और कुछ दिन पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी, तुम क्या कर रहे थे, और मैं सब तारीफ अच्छी तरह से सब जानता हूँ। अच्छा, वो जो है वहाँ के बड़े भाई कब्जाखोर ही हैं, वहाँ कब्जे की राजनीति जब चलती है, विशेष कर ये सिख ग्रुप में जो बता के बताई का क्षेत्र है। दो बहुत विशाल का नदियाँ, शारदा और घाघरा, पूरा का पूरा ये क्षेत्र यहाँ सब हो रहा है, शारदा और घाघरा के बीच का क्षेत्र। तो सीलिंग का मखौल उड़ाते हुए बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर ये हाल है कि लोगों ने 12.5 एकड़ की सीलिंग के बजाय 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ के फार्म बना रखे हैं। और वो जमीन जो है जूता सिंह, चप्पल सिंह, सुंदर सिंह, कुत्ता सिंह, इन सब के नाम जमीनें रखी हुई। जी। तो ये अब आप चोरी करें और सीना जोरी करें तो चलेगी नहीं। तो
यही वहाँ कह रहे थे जिसको लेकर खालिस्तानियों ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। और तो आप देखा होगा न्यूज़ 18 ने ले भी आया कि इस तरह से खालिस्तानियों को ग्रुप लकार करके बनाया गया और उसमें लोगों का आह्वान किया गया। तो मैंने पता कर लिया क्योंकि मेरा वो क्षेत्र है, मेरे यहाँ से 25-30 बच्चे गए हुए थे वहाँ उस फंक्शन में, दंगल होता है। जी और वहाँ पे जो निघासन तहसील है वहाँ का एक भी लोकल उसमें सम्मिलित नहीं था, एक भी लोकल सिख उसमें सम्मिलित नहीं था। पहले तो मैं ये बता रहा था 90% वहाँ के लोग हैं, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि लगभग 100% लोग वहाँ बाहर के आए हुए थे। और उनको बहराइच जिले से, पीलीभीत जिले से, शाहजहांपुर जिले से और यहाँ तक कि उत्तराखंड से इनको सबको एकत्रित किया गया। तो ये तो एक बाहरी हमला लखीमपुर जिले के ऊपर। और कुछ शरारती तत्व यहाँ पिया कला के हैं, दुराना शुमार के तेजस मारे, जमीन पे कभी खूब ना जंगलात की जमीन पर भी खूब कब्जा करके। तो ये तो एक अपराधियों का और भारी तत्वों का गठजोड़ था, जी जिसमें एक ड्राइवर की गलती से, और गलती भी तो क्या वो उसकी भेजा गया था देखने के लिए, आप जाके देखो उधर बताओ आपको तो हम आगे चले, जो उनको रिसीव करने वाली पार्टी को भेज, तो उसके ऊपर हमला हुआ, उसकी विंडस्क्रीन टूट गई। उस अब ये नहीं पता कि तो जो गाड़ी चला रहे थे दोनों, जिनके ऊपर मर्डर के चार्ज हैं, दोनों तो मर दिए गए जी और बगैर मतलब का हल्ला हो रहा है वहाँ पे। तो अब विशेष बात ये है कि बात करें प्रशांत किशोर के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस को ये नहीं पता है कि कांग्रेस अभी तक रणनीति बता रही थी कि वो जो 80 के दशक के पहले की पिछली सरकार थी वो सन 85 में थी, सन 84 जितना हुआ उसके बाद में 89 के बाद इनकी सरकार बनी। 89 के बाद से सरकार। तो उस समय जो इनका सोशल बेस हुआ करता था वो होता था ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। बिल्कुल तो सबसे पहले तो आपके ब्राह्मण और दलित के पास से किसके, और ब्राह्मण इतनी ज्यादा संख्या में नहीं, सबसे पहले तो मायावती तो दलित इनके पास से किसके, DF4 जैसे के जैसे बाद इनकी बीएसपी बनी। स्थिति कमजोर होती गई, बाकी भी इनके साथ खिसक गए। जब ज्यादा बाबरी मस्जिद कांड में जब इनकी भूमिका स्पष्ट होने लगी तो ब्राह्मण भी इनके पास खिसक गए। और जब मुसलमानों ने देखा ब्राह्मण भी नहीं रहे और ये भी नहीं रहे, और उसके बाद फिर वो भी खिसक लिए। तो इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, पुराने लोग बच्चे का। अब जो इनकी रिवाइवल स्ट्रैटेजी थी वो प्रशांत किशोर ने जो इनको बनाई थी, पहले भी बनाई थी, भाई आप जो है अपने वो पुराने बेस पे जाकर प्रयास करें। और पुराने बेस पे जाने के लिए जो सबसे क्रिटिकल है, देखिए ये मायावती भी जाती हैं, समाजवादी भी जानते हैं, और यह है कांग्रेस को भी पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता वो जानते हैं, लेकिन जहाँ ब्राह्मण जाएगा वहाँ मुसलमान पीछे पीछे जाता है, फिर उसको लगता है कि हमारे भी वोट की जो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हम अपना वोट जाया नहीं करें, उसको व्यर्थ नहीं गवाएं, और जिसके पास संख्या हो उसके पास है। इसलिए आप देख रहे हो कि मायावती हैं डायरेक्ट मुसलमानों को लुभाने के बजाय उन्होंने ब्राह्मणों पर डोरे डालने शुरू की तरफ। उनको पता कि ये एक परसेप्शन आ गया कि हम ब्राह्मणों को वापस खींच लिया, जैसे उन्होंने 2007 में किया था, तो मुसलमान हमारे पास आ जाएगा। सही। और आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का कुछ नहीं है वो बाहर से लोगों को इम्पोर्ट करके यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है, किसके भरोसे के, किसानों के भरोसे। किसान को वो सारे के सारे जिनको ये किसान कह रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश में उनको जमींदार माना जाता है, जो जमीनों पे कब्जे करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिख जो है वो जानता हूँ कि हमारी स्वयं की जमीन जब साझे दिया जाया करती थी, एक सिख थे वो लेते थे उसको, उन्होंने जब बहुत मेहनत करते थे, तो बहुत छोटे किसान है जिन्होंने लोगों से बटी पे जमीन ले ले बहुत मेहनत करके अपना फिर स्वयं जमीन खरीदी, और फिर आगे चल फिर उन्होंने अपनी स्वयं शक्ति आरंभ की। लेकिन जो परसेप्शन है वो ये है कि ये बड़े जमींदार हैं, कब्जे करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं, और वही चीजें जो आप पंजाब में देखते हैं उसी तरह का ही इनका परसेप्शन है। अब कोई भी पार्टी जहाँ पर ब्राह्मणों की लिंचिंग हुई है, जो वहाँ पर अजय मिश्रा वो वहाँ का एक प्रमुख ब्राह्मण नेता है,
पूरी की पूरी जनता जो है वो सब समझ रही है कि बाहरी आक्रमण था। जी, जी। और यद्यपि जो भी जनहानि हुई उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से इसको रंग दिया गया, पूरी जनता इस समय इन बाहरी तत्वों के विरुद्ध खड़ी हुई है। और यह जो फीलिंग है, ये उस पूरे क्षेत्र में, पूरे अवध के क्षेत्र में, उससे आस-पास लगते हुए क्षेत्र में लगातार बढ़ती हुई जा रही है। मतलब ये स्थिति बनती जा रही है, जहाँ पर एक तरफ तो ये आपके जो आक्रमणकारी तो है ये है, और दूसरी तरफ पूरी जनता है। और ऐसे में हमारे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किस लाते हैं, बाहर से सिद्धू आता है तो बाहर से गेल आता है, बाहर से सचिन पायलट आए जाते हैं, तो बाहर से पता नहीं कौन-कौन लाए जाते हैं। मैंने एक लोकल नेता को नहीं जाते देखा। आपने किसी को देखा हो कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता गया हो इनके साथ में, तो आप मुझे कृपया बताएँ। चन्नी को देख लिया मैंने, बघेल को देख लिया हमने, बाद में सड़क मार्ग से पायलट भी रवाना हो गए, सड़क मार्ग से बाद में सिद्धू अपने सारे लोगों के पास नहीं जा पाए और लोगों को लेके रवाना हुए। ये किसका चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने देखा होगा, अपना माथा पीट लिया होगा कि बताइए, ये ब्राह्मणों वोट ले चाहते हैं और यहाँ जाकर राजनीति कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं, अखिलेश भी गए वहाँ पर, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर। बिल्कुल, मायावती नहीं गई। मायावती तो गई ही नहीं, मायावती ने बस जो एक औपचारिक की जो छोटी बहुत 2-4 स्टेटमेंट थे, उसका जवाब मायावती ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो राजनीति समझती है। सही है। आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, और जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग है, आप उसको अनुचित रूप से, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अनुचित रूप से उसको आप कटघरे में खड़े करें और ऐसे लोगों के साथ आ रहे हैं जो वहां उस क्षेत्र में आक्रमणकारी है। और वहां जाते ही हैं आप, तो आप चुनिंदा लोग से मिलते हैं, उनको 50-50 लाख रुपए देते हैं छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार की ओर से। ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि इसमें पंजाब और छत्तीसगढ़ वाले न्यायालय में चले जाए, तो उनको निश्चित रूप से कोर्ट से रिलीफ मिलेगी कि वे वहां का पैसा जो है राजनीति करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अपना माथा पीट रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं। स्ट्रक्चरल, उन्होंने कहा कि आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार का नहीं है कि आप कुछ करते हैं, और लखीमपुर कांड से आप कुछ नहीं, यही कहा ना। तो इसलिए कहा, उसको ही दिख गया कि सब तो इन्होंने कर गया, कोई इनका आदमी जो है वो साथ में ही है। उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी भी नहीं है। आप देखिए कि प्रमोद तिवारी भी इनके साथ नहीं है। प्रमोद तिवारी पता है उनको भी चुनाव लड़ना है, उनके पास तो फिर भी एक सीट है भी। प्रमोद तिवारी की बेटी जो है अभी जीती हुई है प्रताप से, अपने क्षेत्र से। सही है। उनका वहाँ प्रभाव है, वो 2-3 क्षेत्रों में 2-3 में अभी भी जिताने की क्षमता रखते हैं अपने दम पे। अजय कुमार लल्लू का तो कुछ है नहीं। तो अजय कुमार लल्लू जो उनको लेके घूमते हैं अधिक से अधिक, कुछ नहीं है इनके पास। आप देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि अब राहुल और प्रियंका के दम पे कोई भी कैंडिडेट 10 एक्स्ट्रा वोट नहीं पा सकता। दूसरे संजय जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पे आने से पहले ये जानना चाहता हूं कि पेगासस जिस तरीके से डिजाइन किया गया था मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले, और एक इनकी अपनी वित्त पोषित कहना चाहिए एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसको ब्रेक करा के प्यारे में तूफान लाने की कोशिश की गई, और जो हड़बड़ी उस समय वहां दिखाई दे रही थी, उस समय पार्लियामेंट बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी, कभी साइकिल पर, कभी ट्रैक्टर पर, कभी जंतर मंतर पर काफी उछल कूद ये कर रहे थे राहुल गांधी। पेगासस खत्म हो गया मानसून सत्र के खत्म होने के साथ ही, और वही हड़बड़ी बहन ने और भाई ने लखीमपुर खीरी में दिखाई है। ये अज्ञानता है, नासमझी है, राजनीति। मतलब ये भी 50 साल के तो हुए राहुल गांधी, और नहीं, 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। इसके बाद भी अगर ये राजनीति का एबीसीडी नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रशांत किशोर को लखीमपुर खीरी जो है वो उसको क्या कहते हैं, इसको टैग करके मैसेज देना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा वाकई और क्या हो सकता है। और जिसका मैंने जिक्र किया था, ममता बनर्जी ने तो आज बहुत बड़ा अटैक एक तरीके से कांग्रेस पर कर दिया है। अपने लेख में, अपने मुखपत्र में जो लेख छापा है उसने किया है। तो ये जो हड़बड़ी की राजनीति दोनों भाई बहन कर रहे हैं, जिसका भी उल्लेख आपने किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से
50-50 लाख रुपए का ऐलान आप करवा रहे हैं और वो भी केवल उन 4 लोगों के लिए जिनको ये कहा जा रहा है कि वो जीप के नीचे कुचल करके मारे गए हैं। अब वहाँ एक कमेटी गठित कर दी गई है, वो जाँच कर रही है, पता करेगी और जिसकी चर्चा नहीं की जा रही है कि जीप के नीचे इनके कुचले जाने से पहले उस जीप को अटैक किया गया था, उसका शीशा जो है, उस पर पत्थर मारे जाने का निशान था। अब ज़ाहिर है जो ड्राइवर बैठा हुआ था, हो सकता है उसको दिखाई ही ना दे रहा हो आगे का, क्योंकि उसकी विंड स्क्रीन को तोड़ दिया गया था पत्थरों से। कोई भी कारण हो सकता है, हम उसका बचाव नहीं कर रहे, लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिल जाएगी। पर ये क्या कर रहे हैं दोनों? ये जो हड़बड़ी दिखाते हैं। दोषी को तो मार दिया इन्होंने। जो दोषी था, जो थार जीप थी, उसका जो चालक था अयोब मिश्रा, उसको तो इन्होंने मौके पे मार दिया। तो ये हड़बड़ की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो रही है कांग्रेस को बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं। एक मुद्दा मिल गया, चलो भागो श्रेय लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको बच लिया है, अब हमें ही इसका जो है श्रेय मिलना चाहिए, हमें ही वोट मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव या मायावती को नहीं मिलनी चाहिए। एक और चीज आप ध्यान देना, इनकी जो मूर्खता है वो इतनी महान है कि आप ये देखिए कि यहाँ तो ये चले आए किसानों के नाम पर, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इससे जो है ये पंजाब का इलेक्शन टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो नहीं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई एक दुखे ब्राह्मण को वोट दे भी होंगे तो नहीं देंगे, जिस तरह का इन्होंने एक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। लेकिन वहीं पंजाब के बल की स्टेट है जम्मू कश्मीर, जी। वहाँ पर एक सिख महिला मारी जाती है, कश्मीर पंडित मारे जाते हैं, इनके मुंह से चूं नहीं निकलती। पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन हो रहे हैं और सिखों के आंदोलन हो रहे हैं, साथ में बाकी सारे जो हिंदू हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर आंदोलनरत है। वहां इनके मुंह से निकली चूं, क्योंकि वहां इन्होंने कत्लेआम किया है, वो इनके फूफा लगते हैं। तो अपने फूफा और अपने चाचा, अपने इरादर के खिलाफ तो ये कैसे बोले? पाकिस्तान का कोई एजेंडा हो या चीन का कोई एजेंडा हो, उसके विरुद्ध यदि कांग्रेस बोले तो ये तो एक महाराष्ट्र होगा। और ये पार्टी पूरी तरह से एक अपने आप को ऐसा एक्सपोज करती है कि ये कुछ नहीं करती। वो एक छोटा आपने देखा होगा ना, वो प्रियंका गांधी का एक वीडियो चला, जैसे वो चन्नी जो है, आज चन्नी का फोटो वायरल हो रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है, वो वीडियो जो वायरल चन्नी का हो रहा है कि वो अपना बैप्टिज्म करा रहा है किसी से। अब तो वो वापस कसम खाने लगा, मैं सिखूं झूठ है जो भी है। तो वो उससे पीछे कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा संकेत है, अच्छा सीन है। बड़ा अच्छा सीन है, बड़ा अच्छा सीन है। हम्म। ये जिनको ये 50 लाख रुपए दे के है ना, ये भी इसको वोट नहीं देंगे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है जिनको 50-50 लाख रुपए दे के आए हैं, आप पता कर लीजिएगा कि ये परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि और कांग्रेस को वोट देने से कोई मतलब नहीं है। संजय जी, मुझे तो लगता है कि मैं आपको इन लखीमपुर खीरी की स्थिति वापस एक बार बता देता हूँ। लखीमपुर जी की कुल जमा उस जिले में 2.3% है। 40 लाख उसकी 2011 के सेंसस से उसकी आबादी है। तो 40 लाख के हिसाब से मुश्किल कोई आप समझ लीजिए 85,000 90,000 के आसपास इतनी तो पॉपुलेशन है वहाँ। और ये जो आप 2 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, निघासन और बलिया, जी इसमें 5% से 7% ये यहाँ पर पॉपुलेशन है। और कोई संभावना नहीं है कहीं भी कि किसी भी प्रकार से ये लोग कोई विशेष प्रभाव डाल पाए। कांग्रेस की तो शून्य संभावना है। तो कांग्रेस यहाँ करने क्या आई थी, और जिनके सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 15% है, तो अगर केवल आप ये कहें, मैं प्रशांत किशोर ने कहा है और ये लोग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहा लखीमपुर के सारे नहीं था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वरना तो माना जाए कि इस तरह का कैलकुलेशन जो है बड़ा ही एक सिनिकल जी टाइप की बात। तो वो जो सिनिसिज्म है वो मैं नहीं कर रहा, ये सिनिसिज्म कांग्रेस ने किया, तो इसको इन्होंने एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। तो मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने सोचा कि इनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, तो ये इनकी महान मूर्खता है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यदि करने गए थे तो ये समझ लीजिए कि वो जो थोड़े बहुत कोई 1-2% कोई रहे होंगे ब्राह्मण इनको वोट देने वाले, वो भी इनसे किस लिए।
ये जो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेने के मामले में इतना पक्षपाती क्यों दिखाई दे रहा है? बंगाल में जब 2 मई के नतीजे आने के बाद रोआराट मचा हुआ था, चारों तरफ से वीडियो आ रहे थे, लोग घायल होकर के भाग रहे थे जान बचाने के लिए, लोगों के घरों में लूटपाट की जा रही थी, महिलाओं की असमत पर हाथ डाले जा रहे थे, जिन्होंने बीजेपी का झंडा थामा था, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए थे, उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, लोग अपनी जान बचाकर असम की तरफ भाग रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? लखीमपुर खीरी में एक घटना होती है, 2 वकील साहिबान सुप्रीम कोर्ट को 2 लेटर थमाते हैं और कहते हैं कि साहब इस पर आप कोई कार्रवाई करिए, स्वतः संज्ञान लीजिए, और तुरंत उस पर स्वतः संज्ञान लेते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन बन रहा है लोगों का, वो मिथ्या तो नहीं है संजय जी? बिल्कुल मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सही है परसेप्शन। जो भी परसेप्शन बन रहा है, मैं तो इसके ऊपर एक वीडियो किया पूरा कल, और उसमें मैंने सारे तथ्य दिए, डेट बाय डेट दिए मैंने कि पालघर में इतना इनको नोटिस इशू करने में कितना समय लगा और आज तक कुछ नहीं हुआ। 16 अप्रैल 2020 की घटना है, उसका नोटिस भी इन्होंने अक्टूबर में जारी किया था। ये नोटिस जारी करने में इनको 3 महीने लगे और यहाँ तो हिंग ही शुरू कर दी दूसरे दिन। इसी तरह से बंगाल में इनको नोटिस जारी करने में 1 महीने से ऊपर समय लगता, क्योंकि जब सबसे पहले पिटीशन इनके सामने आई 2 मई को चुनाव हुए, 2 मई को हिंसा आरंभ हो गई, 7 या 8 मई को सबसे पहले क्या पिटीशन लगी। तो पहले तो बोर्ड पे लिया, छुट्टी लेगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जाए, दुनिया इधर की हो जाए, आकाश हिल जाए, पाताल हिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टी नहीं सकती, छुट्टी चले। और छुट्टी से वापस आए तब जाकर इन्होंने जुलाई में नोटिस जारी किया। देखिए 2 महीने तक नोटिस नहीं जारी हो रहा। सॉरी 7 जून को नोटिस जारी किया, 7 जून को नोटिस जारी किया, जो वेकेशन बेंच थी उसने, और 1 जुलाई को पहली हियरिंग हुई। 2 महीने लग गए पहली हियरिंग। और यहाँ न केवल हियरिंग शुरू होती है, एक जज साहब आगे चीफ जस्टिस बने जाके वो ये पूछते हैं गिरफ्तारी क्यों नहीं है, इनको सीबीआई प्रक्रिया का पता नहीं है। सीबीआई का जो प्रोसेस है, भाई आप सीबीआई दे दो ना। सीबीआई कभी बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना प्रिमा फेसी केस से कभी अरेस्ट नहीं करती। आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से क्यों पूछ रहे हो कि आपने इसको अरेस्ट किया नहीं किया? अब आप भी तय करो कि अरेस्ट करना कि नहीं करना। जबरदस्ती मतलब आप प्रेशर डाल रहे हो कि एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करो जिसके पास सारे प्रूफ है, वो वहां नहीं था। आज तो मैं हंसी आ रही थी, मैंने ट्वीट भी डाला, टाइम्स नाउ पे ये दिखाया रहा था, ये देखिए ये 2 लोग इससे भाग रहे हैं, और ये आशीष पांडे है और ये लव कुश है। और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो भी ये सरकार कह रही है कि आशीष मौके पर नहीं थे, ये गलत सिद्ध हो जाता है। मैंने माथा पीटा, मैं को आशीष पांडे और आशीष मिश्रा की शक्ल तो बहुत दूर की बात है, इतने दिन से सब लोग लगातार देख रहे हैं, तब तो आशीष मिश्रा की शक्ल भी पहचान गए होंगे। शक्ल तो बहुत दूर की बात है, नाम में ही अंतर को नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल। कल जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आशीष पांडे और लव कुश, वो आशीष मिश्रा नहीं है। इस मीडिया की समझ उस मूर्ख एंकर के टाइम्स नाउ की करती। मतलब आजकल तो खासतौर से अंग्रेजी चैनल्स पे यह हाल हो गया कि सिर्फ अंग्रेजी चैनल, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए अच्छी, और शक्ल अच्छी होनी चाहिए, दिमाग चाहे हो धेले का या नहीं हो। और दुर्भाग्य है कि बहुत सारी जनता हमारी सोचती है कि अच्छी अंग्रेजी बोले तो इसका मतलब उसके पास दिमाग है। अरे भाई मैं आपको बता दूं, ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वालों के पास आपसे जो हिंदी बोलते हैं उनसे दिमाग कम है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल लेता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, दोनों तरफ के लोगों को जानता हूँ। ये पता नहीं क्या लोग जो है कि ही भावना ले चलते हैं साहब, क्योंकि वो अंग्रेजी बोले इसलिए। यानी टाइम्स नाउ जिसकी रेटिंग किसी भी साधारण अंग्रेजी चैनल से भी 1% होगी, उसकी एंकर फालतू पास कर रही है तो पास कर रही। और इनके मुंह से वैसे एक नहीं निकलता। कश्मीर में हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक, ये मैंने लिखा, सुप्रीम वहां हो गई है कश्मीर में, उसको भी वोट लो, उसको भी नहीं उसको वोट ले रहे, नहीं वो नहीं लेंगे। क्यों? आतंकवाद नाराज हो जाएंगे तो, और सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा तो। देश का दुर्भाग्य है कि एक शीर्षम संस्था इस प्रकार से व्यवहार करती है। मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ, पिछले बार मैंने जयपुर डायलॉग से जो एनुअल समिट किया, उसका टॉपिक ही एक था पब्लिक 2.0, और उसमें एक पूरा का पूरा सेशन था इसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर।
और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रिपब्लिक 2.0 इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिपब्लिक 2.0 लाए बिना इस जुडिशियल ऑटोक्रेसी का उपचार संभव नहीं है। और संजय जी, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? आज जिस बात का जिक्र आपने किया है, श्रीनगर की सड़कों पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर मतलब इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को आमतौर पर नहीं मिलता है वहां पर। और जम्मू में भी दूसरी जगहों पर भी जबरदस्त प्रदर्शन है। उमर अब्दुल्ला तक ने जो बिंद्रू साहब की हत्या की गई है, केमिस्ट की, जो 92 ईयर्स ओल्ड थे, उनकी हत्या की निंदा की है और ये कहा है कि ये बहुत ही कहना चाहिए कि हिला वाली घटना है। जो 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडित हिंदू वहां से जा रहे थे परिवारों को लेकर के, तब भी नहीं गए थे, उनको जाने नहीं दिया गया था आसपास के लोगों के द्वारा। उनकी अगर इस तरीके से हत्या की जाती है और स्कूल में घुस करके आइडेंटिटी कार्ड चेक करके लाइन में लगा करके अगर आप सिख प्रिंसिपल लेडी को और एक हिंदू टीचर को मारते हैं, उसकी किलिंग करते हैं, तो इस पर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता इस घटना की निंदा कर देगा तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई एहसान करेगा, पर नहीं करके और वहां नहीं जा करके ये क्या शो कर रहे हैं? पाकिस्तान की नाराजगी से इनको डर लगा है? आतंकवादियों की, जो आतंकवादी ही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका कोई मजहब नहीं होता है, तो भी आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिखों के, हिंदुओं के कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं? और लिंचिंग की परिभाषा क्या है? आप तो वकील भी हैं संजय जी, मैं जानना चाहता हूँ, एक गाड़ी से कुचले जाने से मरने वाली घटना ज्यादा संजीदा है, ज्यादा गंभीर है, कानूनी दृष्टि में उसमें ज्यादा सजा होती है, या पीट पीट करके अगर 4 लोगों को आप मार रहे हैं तो वो ज्यादा संगीन अपराध है, जिसका जिक्र ना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना ये वहां पर पर्यटन करने वाले कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तो मैं नहीं कह सकता कि एक ऑब्जर्वेशन आया था, इसको मैं नोट किया। वो ऑब्जर्वेशन ये आया था कि 8 पर्सन्स हैव बीन मर्डर्ड एंड वी वांट एक्शन अगेंस्ट ऑल अक्यूज्ड। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपोर्ट हुआ था आज। तो यदि ये ऑब्जर्वेशन है तब तो हम यही कह सकते कि उन्होंने एक तरफा किया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो पार्टियां हैं उनका जो रवैया है वो निश्चित रूप से मुझे कहना होगा कि अब तो सोचिए है, क्योंकि ये तो छोटी-छोटी घटनाओं को, झूठी घटनाओं को मढ़ देते हैं हिंदुओं के सर के ऊपर। जो आपस के झगड़े में यदि कुछ हो जाए, किसी चोर को अगर लोग पीट दें और उससे कोई, जबकि आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं भी चोर पकड़ा जाएगा तो उसका ये इलाज तो होगा ही होगा। कोई भी आप देश का बता दें, केरल से लेके असम तक और तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, जहाँ कोई चोर चोरी पकड़ा हुआ पड़ा जाए और उसकी धुनाई ना हो, उसको तो इन्होंने पूरी तरह से इंटॉलरेंस का इश्यू बना लिया। और यहाँ पर लिंचिंग हो जाती है बाहर से आए हुए आक्रमणकारी तत्वों द्वारा, और आप वहाँ जाते हैं और जिनकी लिंचिंग हुई है उनके पास नहीं जाते हैं। इनका मानसिक दिवालियापन है और जनता इनको इसका परिणाम देगी। आप ये देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो ये है, जितेंद्र प्रसाद क्यों आए? जितेंद्र प्रसाद जो है यहाँ से लखीमपुर जिले ही तो सांसद थे, यदि आप ध्यान तो बिल्कुल। लखीमपुर जिले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, लखीमपुर और धरहरा। लखीमपुर की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे उत्तर प्रदेश में 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। लखीमपुर की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी लखीमपुर जिले की है, धरहरा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी लखीमपुर जिले की है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी सीतापुर जिले की, हरगांव वो भी करने वाला आता है। तो आप ये देखिए कि जितेंद्र प्रसाद थे 2004 में बहुत अच्छे मतों से जीते थे, 2004 में जीते थे, 2009 में जीते और वहाँ बड़े लोकप्रिय सांसद थे, और 2014 में वो तीसरे नंबर पर है और 2019 में भी वो तीसरे नंबर पर है जमानत जब्त। तो जितेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति की क्या स्थिति थी लखीमपुर जिले में, जिसके कारण जितेंद्र प्रसाद जो है वो भाजपा में आए। आप क्या सोचिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और मेरा मत यह है कि आज जितेंद्र प्रसाद यदि कांग्रेस भी होते तो कम से कम इनकी ये कहते भाई मत करो। मेरा जिला है, मैं समझता हूँ यहाँ की
जो भावनाएं हैं, यहाँ की जो राजनीति है, मैं समझता हूँ आप यहाँ इस तरह से बिगाड़ मत करो कृपया। ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, बड़ी बुरी स्थिति है। नितिन बिल्कुल। प्रसाद जैसे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। नितिन प्रसाद जैसे जो है वो अपना सुरक्षित तिहाड़ जैसा शाहजहांपुर का सुरक्षित क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। 50,000 ज्यादा यादव हैं, 50,000 ज्यादा ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी हारते हैं। तो निश्चित रूप से वो कहते हैं, लेकिन कोई भी समझदार आदमी अब रहे नहीं कांग्रेस के साथ। अब इसके बाद और भी 2-4 अच्छे होंगे, देखिए लगातार भाग रहे हैं। इमरान मसूदी भाग रहे, इनके पास कौन बचा। इसलिए मेरी भविष्यवाणी है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए पिछली बार की 7 सीटें रिपीट करना भी अत्यंत दुष्कर है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय दिया। और आपको चूंकि अगले प्रोग्राम में शामिल होना है तो मैं आपको यही धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला OCN नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कुमार जी, दर्शकों भी बहुत बहुत धन्यवाद।